दिल्ली की हिंसा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब हिंसा के नए नए वीडियोस जारी हो रहे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक साजिश थी। आपको दिखाएंगे दिल्ली दंगों की ऐसी कई डर्टी पिक्चर। इसके अलावा बात करेंगे कैसे साजिश के तार अब पीएफआई तक पहुंच रहे हैं। लेकिन शो की शुरुआत हिंसा से जुड़े नए वीडियोस के साथ करेंगे। आज तक को हिंसा के वक्त के कई वीडियो मिले हैं जिसमें शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए और इसके जरिए समझिए कि क्या स्थिति उस वक्त बनी हुई थी 16 अप्रैल को, जब एक तरफ शोभा यात्रा निकल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले आरोप ये भी लग रहे हैं कि उकसाने की कार्रवाई हुई, जिसके बाद वहां पर दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। हवा में तलवार लहराते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा का ये नया वीडियो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। इन वीडियो से क्या खुलेगा राज, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ कुछ ऐसे लोग जो हाथों में तलवार लेकर लहराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें कट्टा लेकर फायरिंग की जा रही है। हालांकि अब तक 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये देखिए, जब रात गहरा गई उस वक्त भी किस तरह के हालात बने थे। 16 अप्रैल जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी, जब पुलिस बीच में आई तो 8 पुलिसकर्मियों को भी काफी गंभीर चोटें लगी थी। उस दिन 9 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से 8 पुलिसकर्मी थे। रात के वक्त की ये तस्वीरें, तनाव साथ और ये देखिए यहाँ पर कैसे फायरिंग की जा रही है। और वहां पर पुलिस वालों की भी मौजूदगी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन वीडियोस के जरिए क्या सच सामने आएगा, एक बार जरा सुनते हैं वहां पर किस तरह के नारे लगाने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली दंगों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हिंसा की एक एक कड़ी आपस में जुड़ रही है। एक एक वीडियो से हर रोज नया खुलासा हो रहा है। एक एक तस्वीर से जहांगीरपुरी को जलाने का प्लान का पता चल रहा है। अब हिंसा की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच के हाथ ऐसे ही वीडियो लगे हैं जो दंगों के पीछे की नई कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं। ये वीडियो 16 अप्रैल के दंगे से ठीक पहले 15 अप्रैल की रात का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक नजर आ रहे हैं जो जहांगीरपुरी की गलियों में लाठियां इकट्ठा कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस वीडियो और जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बीच क्या कनेक्शन है। क्या शोभा यात्रा से एक दिन पहले दंगाइयों ने लाठी डंडे इकट्ठा कर दंगे की तैयारी कर ली थी? क्या एक दिन पहले ही जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का पूरा प्लान तैयार हो गया था? पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं, पिस्टल होता है, कंट्री मेड पिस्टल होते हैं, पिस्टल होता है। तो फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? कैसे आपने निकाल दिया बगैर परमिशन के आपके? अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश में
धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। अब तक की जांच में बात पहले ही सामने आ चुकी है कि मुख्य आरोपी अंसार और असलम को शोभा यात्रा की सूचना एक दिन पहले ही मिल गई थी और शोभा यात्रा की सूचना मिलते ही उन्होंने दंगे भड़काने की तैयारी शुरू कर दी थी। अदालत में भी बकायदा दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि दरअसल अंसार ही और असलम ही इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड है। 15 अप्रैल को शोभा यात्रा की उनको जानकारी मिली थी और बकायदा साजिश के तहत इस पूरी हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस तरह से जहांगीरपुरी हिंसा की कड़ियां जुड़ रही हैं, वो ऐसे ही किसी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि पुलिस की माने तो जब दंगा भड़का तो दोनों पक्षों के बीच मामूली झड़प भी हुई थी। अगर झड़प वाकई मामूली थी तो हिंसा इतनी तेजी से कैसे फैल गई? कैसे अचानक हजारों लोग इकट्ठा हो गए? कैसे जहांगीरपुरी में देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई? दो ग्रुप्स के बीच में कुछ ऑल्टरकेशंस हुए, उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई और मामला उसके बाद बिगड़ा। एक्चुअल वजह क्या थी इसको जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन पूरा होना ज़रूरी है, बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी। दो ग्रुप के बीच में किस बात को लेके झगड़ा हुआ है ये हम तफ्तीश पूरी होगी तभी पता चल पाएगा। इस पूरे हंगामे की शुरुआत सी ब्लॉक मस्जिद के सामने वाली रोड से ही हुई थी। यहाँ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भीड़ मरने मारने पर उतारू दिख रही है। इस भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में तलवार और डंडे थे। पूरा हंगामा ही मस्जिद के आसपास हुआ था। हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस को लगातार नए नए वीडियो मिल रहे हैं जो देश की राजधानी में बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। अब तक पुलिस को सोशल मीडिया और अन्य जरियों से जहांगीरपुरी हिंसा के 150 से ज्यादा वीडियो मिल चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में, जहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है और धीरे धीरे ये जो गश्त है ये इलाके में भी हो रहा है। अलग अलग जगहों पर जाकर ये चेक किया जा रहा है कि लोग क्या अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, स्थितियां कैसी हैं, नॉर्मल है या नहीं है, इस पर देखिए नजर रखी जा रही है। और जगह जगह पर ऐसे ही देखिए, अगर आपको एक मैं तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर देखिए अब थोड़ी बहुत आवाजाही लोगों की शुरू की गई है ताकि वो घरों से निकल सके, जरूरी काम के लिए उनको ये इजाजत दी गई है। और ऐसे ही ये जो गेट आप देख रहे हैं, जगह जगह जो गेट है इनको बंद कर दिया गया था ताकि लोग घरों पर ही रहें, सेफ्टी के हिसाब से, उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको ये निर्देश दिया गया था। साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं, अगर जल्दी से मैं आपको दिखाऊं, ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, इसी तरीके के 100-100 मीटर पर ये बैरिकेड लगाए गए हैं। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान 16 अप्रैल को हिंसा हुई। इस हिंसा में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है इस मामले की परतें खुल रही हैं। लगातार आ रहे वीडियो से हिंसा की कड़ियां जुड़ रही हैं। लेकिन 15 तारीख का नया वीडियो दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है, जिसके लिए पहले से ही प्लानिंग की गई थी। दिल्ली से अर्पिता आर्या, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 5 ऐसे लोग हैं दिल्ली दंगे के दंगाई जिनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से वो नाम है जल्दी वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन दिल्ली दंगा को लेकर पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। छापेमारी का दौर जारी है, पूछताछ की जा रही है, वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इस बीच हिंसा का पीएफआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसे लेकर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। आखिर कैसे पल भर में सुलग गई दिल्ली? आखिर कैसे मरने मारने पर उतारू हो गए लोग? आखिर कैसे पुलिस के सामने बेकाबू हो गई भीड़? बरसने लगे पत्थर, लहराने लगी तलवारें, चल गई गोलियां। क्राइम ब्रांच की टीम हर एक सवाल की जांच में जुटी हुई है, हर एक सबूत को खंगाल रही है, हर आरोपी के बयान से हिंसा की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली हिंसा का सच सामने लाया जा सके, हिंसा के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।
अब की जांच में जो बात सामने आई है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से गृह मंत्रालय को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में साजिश के तहत दिल्ली में हिंसा की बात कही गई है। यानी जहांगीरपुरी में हुई हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची गई। जहां कहीं भी पिस्टल या तलवार दिखने की बात आई है, सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। वेपन ऑफ ऑफेंसेस जो हैं वो रिकवर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दैट हम लोगों ने शेयर भी किया है। दिल्ली हिंसा का कनेक्शन पीएफआई से भी जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि जिस दिन दिल्ली में हिंसा हुई थी उसी दिन जंतर मंतर पर एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उसी शाम जहांगीरपुरी में हिंसा शुरू हो गई। अब पुलिस एसडीपीआई के प्रदर्शन के भी वीडियो की जांच कर रही है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी, तभी उस पर कोई कमेंट या वो डिटेल बतलाया जा सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ जुवेनाइल हैं जिन्हें हमने एप्रीहेंड किया है। दिल्ली हिंसा की जांच अब तक जिस दिशा में बढ़ रही है, उसका दिल्ली दंगों का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। तो लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जो बकायदा यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए रहते हैं। और साल 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ था तो बकायदा दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया है कि यहाँ से तकरीबन 300 बांग्लादेशी महिलाएं जाफराबाद, शाहीन बाग इलाके में गई थी और सीलमपुर में पथराव भी किया था। तो जहांगीरपुरी को लेकर कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर सवाल उठना। बकायदा आज तक ने चार्जशीट के जरिए 2020 की ये खुलासा किया था। जांच में यह भी पता चला है कि अंसार ही इस हिंसा की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि सूत्रों की माने तो हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, मुख्य आरोपी अंसार के पास एक फोन आया और फिर 4-5 लोगों को साथ लेकर वो शोभा यात्रा में पहुंच गया और बहसबाजी करने लगा। देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई और पथराव शुरू हो गया। हालांकि पुलिस इस फोन वाली थ्योरी की पुष्टि अभी नहीं कर रही है। उधर शोभा यात्रा के संयोजक और जहांगीरपुरी हिंसा में जख्मी उमा शंकर दुबे ने तो अंसार पर धमकाने का आरोप लगाया। मैं जानता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। अंसार के हाथ में डंडा या कुछ ऐसा हॉकी टाइप का कुछ था है? तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा, तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। उसने बोला कि जो किया उसे तो भुगतना पड़ेगा। ये अंसार के शब्द थे? अंसार के शब्द थे। ये बोल के वो दूसरी तरफ भागा, पीछे से मेरे पर हमला हुआ और पुलिस वाले थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तुरंत खींचा अपनी तरफ को। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 3 आरोपियों समेत 2 दर्जन से अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ के दौरान सोमवार को फिर हुई पत्थरबाजी की घटना से पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। इसीलिए 24 घंटे न सिर्फ जहांगीरपुरी पर नजर रखी जा रही है, बल्कि दिल्ली के बाकी ऐसे इलाके भी पुलिस की रडार पर हैं, जहां से निकली एक चिंगारी पूरी दिल्ली के अमन चैन को बिगाड़ सकती है। दिल्ली से अर्पिता आर्या, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को लेकर अब सियासी खींचतान जारी है। आम आदमी पार्टी अंसार को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रही है, तो वहीं बीजेपी अंसार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। आखिर किसका आदमी है अंसार? जिस अंसार को दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, अब उस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पहली तस्वीर देखिए, आम आदमी पार्टी की टोपी पहने अंसार नजर आ रहा है। तो वहीं अब दूसरी तस्वीर देखिए,
जहां वो बीजेपी नेता के साथ नजर आ रहा है, जिसके साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी को घेरने की कोशिश तेज हो गई है। पहली तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई तो जवाब में आपकी ओर से नई तस्वीर की किश्त जारी की गई। सियासी वार पलटवार के बीच इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में दंगा क्यों हुआ? शोभा यात्रा के दौरान हिंसा कैसे भड़की? कहीं दंगे का कोई चुनावी कनेक्शन तो नहीं? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया और अब दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए देखिए, ये दंगा नहीं है, बल्कि देश के पीस पर, प्रॉस्पेरिटी पर पलीता लगाने का पंगा है। और शुद्ध रूप से अगर आपको याद होगा तो हर 6 महीने में ये जो नफरत के नासूर लोग हैं, ये हेट की हैट्रिक बनाने में और नफरत की नोबाल करने में लगे रहते हैं। जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, सरकार को घेर रहा है, कह रहा है कि हिंसा की आग से उठे धुएं से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ढकने की कोशिश हो रही है। आज जब से भाजपा सरकार आई है तो एक नया मोटो, नया फॉर्मूला शुरू हो गया है कि समाज को आपस में लड़वाओ और जो तेल की लूट है और महंगाई की लूट है उससे ध्यान हटाओ। तो आज प्रश्न हर देशवासी को पूछना चाहिए सरकार से कि ऐसा क्या भाजपा सरकार के अंदर हो गया है कि आज धार्मिक यात्राओं पे पत्थरबाजी हो रही है, कि आज जो स्कूल के मैदान जहां फुटबॉल और बास्केटबॉल के खेल खेले जाते थे वहां धर्म के खेल खेले जा रहे हैं। पुलिस बड़ी सक्रियता के साथ में काम कर रही है और दोषी लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, वो कोई भी हो, कैसे भी हो, किसी भी बगैर मजहब की बात छोड़े बगैर। इस प्रकार की अशांति देश में बर्दाश्त नहीं होगी, देश बदनाम होता है। पीएफआई की फंडिंग के कारण से कुछ मोमबत्ती गैंग, कुछ रिवार्ड वापसी गैंग ऐसे लोगों को उकसाते हैं, उनको शय देते हैं। बांग्लादेश, रोहिंग्या के मुसलमानों को यहाँ पर शय दी जाती है वोट के कारण। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ओखले में भी और जहांगीरपुरी में बसा रखा है। एक सवाल तीसरी शोभा यात्रा की इजाजत को लेकर भी उठ रहा है, जिसे लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष अरविंद मिश्रा का साफ साफ कहना है कि उनके पास शोभा यात्रा की परमिशन थी। आपके पास परमिशन थी? हाँ, मेरे पास परमिशन थी। क्या उन लोगों के पास परमिशन थी जो तीसरी शोभा यात्रा निकली? देखिए, तीसरी शोभा यात्रा का परमिशन थी या नहीं थी ये मेरे को पूरा मालूम नहीं है, लेकिन इंटीमेशन डीसीपी को की गई थी उसकी। और इससे पहले हम 2010 से यात्रा निकालते हैं, पुलिस कभी भी रिटर्न परमिशन देती नहीं है। पुलिस हर बार इंटीमेशन के आधार पर ही सब लोग यात्रा निकालते हैं। इस बार आपके पास रिटर्न परमिशन है? पहली बार है कि हमें पुलिस ने रिटर्न परमिशन दी है। जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ, पुलिस जांच के जरिए उसकी साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर इस हिंसा को लेकर भारी सियासी लड़ाई भी छिड़ी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद सियासी ताप को बढ़ा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। 3 तिगाड़ा माहौल बिगाड़ा। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि स्क्रीन पर दिख रहे ये वही 3 चेहरे हैं जिन पर आरोप है दिल्ली को सुलगाने का, दिल्ली को भड़काने का। और इस तरह की तस्वीरें दिल्ली में अगर बनी है तो यकीनन इन तीनों की भूमिका को लेकर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली का ही सीना छलनी कर देने का सोनू, असलम, अंसार, क्या यही है असली गुनहगार? क्या यही है हिंसा के असली जिम्मेदार? क्या इन्हीं के इशारे पर जहांगीरपुरी में भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी? तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। आज हम तीनों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात अंसार की। कौन है अंसार, जो पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी फिल्मी अकड़ दिखाता है और गिरफ्तारी के बाद उसकी तस्वीरें हलचल मचा देती हैं? तो पहला किरदार आरोपी अंसार। दिल्ली पुलिस के सामने पुष्पराज वाली डेयरिंग दिखाने वाले इस आदमी को दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा का सबसे बड़ा विलन मानती है। दिल्ली पुलिस मानती है कि इसी ने हिंसा की पूरी साजिश रची।
दिल्ली पुलिस मानती है कि इसी ने शोभा यात्रा में लोग जुटाए। दिल्ली पुलिस मानती है कि इसी ने विवाद को हवा दी और दिल्ली पुलिस ही मानती है कि इसी के कहने पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। तो मिलिए इस आदमी से। नाम मोहम्मद अंसार, उम्र 35 साल, पता बी ब्लॉक जहांगीरपुरी, आरोप हिंसा भड़काने का। हिंसा के बाद जब दिल्ली पुलिस ने इसे पकड़ा था और 17 अप्रैल को जब इसे रोहिणी कोर्ट ले जा रही थी तो अंसार ने मीडिया के कैमरों पर पुष्पराज वाला पोज दिया था। लेकिन एक जगह अंसार ये कबूल भी करता दिखता है कि हाँ, वो दंगे का कसूरवार है। मैं कसूरवार हूं। मोहम्मद अंसार इसी जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में पैदा हुआ था। कभी गरीबी में जीवन जीने वाला अंसार कबाड़ का काम किया करता था, लेकिन बीतते समय के साथ आश्चर्यजनक तौर पर अंसार की जिंदगी बदली। उसकी बदली हुई जिंदगी की तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। इन तस्वीरों में अंसार की दबंगई और उसका गुरूर साफ नजर आता है। देखिए वो कैसे BMW कार के बोनट पर टांग रखकर पोज मार रहा है। ये अपना औरा बताने की कोशिश है। विक्ट्री का साइन बनाती हुई उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां हैं, गले में सोने की मोटी चेन भी है। इस तस्वीर में अंसार किसी ऑफिस में बैठा है। यहाँ भी उसका दबंगई वाला पोज है। उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां और गले में भारी भरकम सोने की चेन ये पहने हुए है। अंसार की एक और तस्वीर सामने आई है, ये वाली, जिसमें वो बंदूक के साथ अपनी दबंगई की नुमाइश कर रहा है। मतलब ये है कि अंसार को अपनी धौंस जमाते हुए दिखाने में मजा आता था। पुलिस की माने तो शोभा यात्रा में भी उसने अपनी धौंस जमाई। आरोप है कि अंसार को एक दिन पहले ही शोभा यात्रा की जानकारी मिल गई थी और हिंसा भड़कने से पहले वो शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ बहसबाजी में शामिल था। उसके बाद उसने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया। शोभा यात्रा में घायल उमाशंकर अंसार के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए। जानता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। कौन थे ये लोग जो उसे कह रहे थे ये बात? अब उन्हीं के साथ के लोग रहे होंगे। क्या कहा उन्होंने अंसार को? कि अंसार भाई किसी को छोड़ना मत, जान से मारना है। तो अंसार के हाथ में भी कुछ हथियार थे? अंसार के हाथ में डंडा या कुछ ऐसा हॉकी टाइप का कुछ था। तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा, तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। उमाशंकर बताते हैं कि उन्होंने अंसार से अपील की थी कि वो हिंसा ना करे, मगर अंसार के सर पर खून सवार था। उसने बोला कि जो किया उसे तो भुगतना पड़ेगा। ये अंसार के शब्द थे? अंसार के शब्द थे। ये बोल के वो दूसरी तरफ भागा, पीछे से मेरे पर हमला हुआ और पुलिस वाले ने, एक पुलिस वाले था वहाँ पे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तुरंत खींचा अपनी तरफ को। कहाँ एग्जैक्ट हमला हुआ? मतलब उधर मस्जिद के सामने ही हुआ, सी ब्लॉक में? हाँ, जो कॉर्नर था, कट था, जहाँ पे कुछ कार्यकर्ता फंस गए। उमाशंकर की माने तो अंसार पहले से ही हिंसा के लिए तैयार था। एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने बताया शुरुआत में, जहाँ 50-60 लोग इकट्ठा थे। क्या उसको लीड कर रहा था उस मॉब को? उस जगह पे अंसार था, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब वो कह रहा है कि जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा, तो इसका मतलब वो पूरी तरह प्री प्लान तरीके से उसने नियोजित कर रखा है कि क्या उनका उद्देश्य है। अंसार अब पुलिस की गिरफ्त में है, मगर ऐसा नहीं है कि अंसार पहली बार कानून के हत्थे चढ़ा हो। अंसार का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताता है कि अंसार पहले भी गैर कानूनी काम कर चुका है। अंसार को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो खुलासा हुआ कि वो इलाके का हिस्ट्री शीटर है। 20 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने अंसार का डोजियर तैयार किया था। डोजियर के मुताबिक जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में 1980 में पैदा हुए मोहम्मद अंसार को 13 साल पहले पहली बार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। डोजियर के मुताबिक इसके खिलाफ 7 FIR दर्ज हैं। उस पर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है। अंसार पेशे से कबाड़ी है और 4th कक्षा तक ही पढ़ा हुआ है।
कानून की किताब में अंसार संगीन आरोपी है, मगर अंसार को चाहने वाले उसे रॉबिन हुड की तरह देखते हैं। आज तक अंसार के पुश्तैनी गांव पहुंचा। ये हल्दिया का कुमार ग्राम है। ये जो मकान आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसे अंसार ने ही बनवाया है। हालांकि उसका परिवार अब बंगाल में नहीं रहता, मगर अंसार का ससुराल पक्ष यही रहता है। ये जो घर दिखा रहे हैं, इस घर को ध्यान से देखिए। अंसार ने ये घर बनवाया था काफी साल पहले। ये दरअसल उसकी ससुराल का गांव है, उसकी जिससे शादी हुई है उसका गांव यहाँ पर है। एक लौती लड़की होने की वजह से वो एक तरह से घर का ही बेटा हो गया और इस गांव में हमेशा उसका आना जाना लगा रहा। गांव के लोग जब हम यहाँ पहुंचे तो उनका कहना है कि अंसार हर साल यहाँ पर आता था, खास तौर पर ईद के समय में, और पूरे गांव में हर साल लोगों को उम्मीद रहती थी। किस वजह से? कि वो बहुत ज्यादा दान दक्षिणा करता था, किसी को पैसा, किसी को कुछ देता था, और सभी इसी उम्मीद में इस बार भी थे कि ईद आने वाली है, अंसार आएगा और उन्हें कुछ न कुछ मिलेगा। अंसार को पसंद करने वाले कहते हैं कि अंसार एक भला लड़का है। अच्छा लड़का है, कोई नहीं उसको फंसाया गया है। हम लोग तो टीवी में देखा है, फंसाया उसको। वो अच्छा लड़का है। उसका ये जो हमारा ग्राम जो है, हमारा ग्राम नहीं और दूसरा ग्राम, हिंदू मुस्लिम सबको वो लोग पहचानता है। उसका साथ खातिरदारी बहुत सा है। कोई विपद में गिरेगा तो वो हेल्प करता है, यहाँ भी करता है। लेकिन ये तय कानून करेगा कि अंसार कितना अच्छा है, क्योंकि फिलहाल तो अंसार के खाते में हिंसा के बड़े बड़े आरोप आए हैं। क्राइम ब्रांच सबूत जुटा रही है। जाहिर सी बात है कि अंसार के आने वाले दिन मुश्किल भरे होने तय हैं। हल्दिया से अनुपम मिश्रा के साथ अर्पिता आर्या, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अंसार का हिसाब कानून करेगा, मगर अकेले अंसार ही नहीं है जिस पर जहांगीरपुरी में हिंसा फैलाने और दंगा भड़काने का आरोप हो। अंसार के अलावा दूसरा नाम है सोनू शेख का। सोनू शेख वही आरोपी है जो नीले कुर्ते में गोली चलाते हुए दिखा था। दिल्ली पुलिस कहती है कि हिंसा का सबसे दुर्दांत आरोपी सोनू शेख ही है। जहांगीरपुरी हिंसा में गोली चलाने वाली इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाना आसान था कि हिंसा कितनी भयानक थी। अगर दिल्ली पुलिस की सूझबूझ न होती तो बहुत संभव था कि कई लोगों की छाती छलनी होती, कई लोगों के सीने में सुराख होता। क्योंकि पत्थर, बोतलें और तलवारों के साथ गोलियां भी चल रही थी। गोली चलाने वाला ये कोई और नहीं बल्कि जहांगीरपुरी हिंसा का दूसरा आरोपी सोनू शेख है। तो जानिए इसे भी। नाम सोनू शेख उर्फ इलियास यूनुस उर्फ इलियास इमाम। पता सी ब्लॉक जहांगीरपुरी। आरोप हिंसा भड़काना, गोली चलाना। जहांगीरपुरी हिंसा की तस्वीरें जब सामने आई तो उन सब में ये तस्वीर सबसे भयानक थी, क्योंकि पत्थरबाजों के बीच से नीला कुर्ता पहने हुए 28 साल का ये आदमी सीधे गोलियां दाग रहा था। गोलीकांड की इस तस्वीर ने हिला के रख दिया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी मानते हैं कि इस पूरी हिंसा का सबसे दुर्दांत आरोपी सोनू शेख ही है। पुलिस ने सोनू शेख के पास से पिस्टल बरामद कर ली। पूछताछ कर रहे हैं। ये इसका नाम सोनू शेख एलियास यूनुस एलियास इमाम है, और बाकी जो और तमाम डिटेल हैं, ये किस तरह के केसेस में इन्वॉल्व रहा है और इसके क्या क्रियाकलाप हैं, कुल मिलाकर ये जो दंगे की घटना हुई है शनिवार के शाम में, उसका अब तक का सबसे दुर्दांत अपराधी के रूप में सामने ये आया है। ये एक बड़ी सफलता है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की। जिस दिन से गोलीकांड की ये तस्वीरें सामने आई थी, उसी दिन से सोनू की तलाश हो रही थी। पुलिस ने जब सोनू को गिरफ्तार किया तो पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी थी, वो स्पेशल सीपी के बयान से समझिए। जो सोनू शेख
एलियास यूनुस एलियास इमाम की जो गिरफ्तारी हुई है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो काफी सेंसेशनल तरीके से ये सामने आया था और एक इसे मैं दुर्दांत अपराधी इस जो दंगा का प्रकरण हुआ है उसमें मैं इसे मानता हूँ। सोनू शेख की पिस्तौल पुलिस ने बरामद कर ली है। मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जाहिर सी बात है कि अब पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी कि सोनू शेख के पास पिस्तौल कहां से आई, सोनू शेख ने किसे निशाना बनाकर गोलियां चलाई, क्या सोनू शेख भी हिंसा की साजिश में शामिल था, क्या सोनू शेख को भी शोभा यात्रा निकालने की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने सोनू के भाई सलीम चिकना को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच सोनू के घर पर आज तक की टीम भी पहुंची थी, लेकिन सोनू की मां ने सोनू को तब बेकसूर बताया था। तो वो रोजा खुलने का टाइम वो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो गुस्सा में वो चलाने लग गया, तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऐसे धमकी दे रहा। जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा बंदूक चलाया।